हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक है लेखन कला का उद्भव एवं उसकी प्राचीनता। यूजी 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है। चलिए आज का व्याख्यान हम शुरू करते हैं। भारतीयों का दृष्टिकोण हमेशा अध्यात्मवादी रहा है। किसी भी भौतिक कृति को जो थोड़ी भी आश्चर्यजनक होती है उसे दैवी कृति माना जाता रहा है प्राचीन काल से ही। यही कारण है कि आदि ग्रंथ वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को जिस प्रकार ब्रह्मा से जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय लिपि को भी ब्रह्मा से या ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया जाता है। भारतीय लेखन कला के उद्भव में भी भारतीय दृष्टिकोण कुछ इसी प्रकार का है। लेखन कला के उद्भव से संबंधित दो प्रकार की विचारधारा मिलती है। पहला भारतीय विचारधारा और दूसरी विदेशी विचारधारा। भारतीय विचारधारा दक्षिण में बादामी से 580 ईस्वी का एक प्रस्तर खंड प्राप्त हुआ है जिस पर ब्रह्मा की आकृति बनी है, जिनके हाथों में ताड़ पत्रों का एक समूह है। यह स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण है कि ब्रह्मा से ही लेखन कला का संबंध जोड़ा गया। नारद स्मृति में एक श्लोक मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि यदि ब्रह्मा ने लेखन कला को जन्म नहीं दिया होता तो तीनों लोकों की शुभ गति प्राप्त नहीं होती। डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने भी स्वीकार किया है कि लेखन कला वैदिक काल में ज्ञात थी। यजुर्वेद में क्षुरस और भ्राजस ये दो शब्द मिलते हैं जिनका प्रयोग यह बताता है कि लिखने की कला प्राचीन काल में विद्यमान थी, समाज में प्रचलित थी। क्षुरस का तात्पर्य इन्होंने बताया कि लिखने वाली ऐसी वस्तु जो छुरे की तरह बिल्कुल कठोर होती थी, और भ्राजस का अर्थ है किसी चमकीली वस्तु से लिखना। इन शब्दों के अर्थों के आधार पर इन्होंने बताया कि वैदिक काल में लेखन कला विद्यमान थी। अथर्ववेद में अक्षर लेखन के साथ साथ अंक लेखन का भी हमें संकेत मिलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग लिखने के संबंध में किया है। छांदोग्य उपनिषद में भी अक्षरों के लिखने का विवरण हमें मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्ण और मात्रा का उल्लेख एक साथ किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अक्षरों के उच्चारण के बारे में बृहद रूप से उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अक्षरों के उच्चारण के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त महाकाव्यों में भी लेखन कला से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य हमें मिलते हैं। रामायण में एक प्रसंग आया है जब हनुमान जी लंका में गए और वहां अशोक वाटिका में सीता के सम्मुख राम नाम की एक मुद्रिका अंगूठी गिराई। इससे स्पष्ट है कि रामायण काल में भी लिखने की कला प्रचलित थी। महाभारत में भी लेखक, लेखन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। आदि पर्व में तो यहाँ तक उल्लिखित है व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए लेखन कला में कुशल गणेश देवता को नियुक्त किया। वैदिक साहित्य एवं ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य में भी हमें लेखन कला के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में एक विशिष्ट प्रकार के खेल जिसे अक्खरिका कहा जाता है, खेलने का निषेध किया गया है, मना किया गया है कि इस अक्खरिका खेल को हमें नहीं खेलना चाहिए। ये अक्खरिका खेल एक प्रकार से ऐसे होता था कि उंगलियों को आकाश की तरफ करके किसी भी अक्षर को हमें लिखना पड़ता था और दूसरा व्यक्ति उन अक्षरों को पहचानता था। इसे अक्खरिका बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। इसे खेलने का निषेध किया गया है। विनय पिटक में कहा गया है कि भिक्षु अक्षरों को लिख करके अपनी जीविका चलाते थे। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ में यह उल्लिखित है कि बुद्ध किसी लिपिशाला में गए और वहां उन्होंने सोने की कलम से चंदन की पटरी पर कुछ लिखा। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में
लिखितक चोर शब्द आया है, उल्लेख इसका आया है। इसका तात्पर्य ऐसे चोर से है जिसके राज्य में या जिसका राज्य में लिखित विवरण रखा जाता था, दर्ज किया जाता था। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक लिपि ब्राह्मी भी है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य में भी हमें लेखन कला से संबंधित कुछ संकेत मिलते हैं। जैन साहित्य से या जैन परंपरा से हमें 2 प्रकार की लिपियों की तालिका के बारे में जानकारी मिलती है। पहला 12 अक्षरों की लिपि और दूसरा 18 अक्षरों की लिपि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में भी भारतीय लेखन कला की प्राचीनता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भारतीय विचारधारा के अंतर्गत अब हम कुछ पुरातात्विक प्रमाणों को भी लेते हैं। प्राचीन भारतीय लेखन कला का पर्याप्त प्रकाश डालने के लिए इसमें सबसे पहले सैंधव घाटी के ठीकरों के ऊपर प्राप्त उभरे हुए कुछ चिन्हों को हम लेते हैं। इतिहासकारों ने इसे कोई लेख या अभिलेख माना है। इनका कहना है कि यह एक चित्राक्षर लिपि थी। इस प्रकार के कुल 419 अक्षर हमें जो चित्राक्षर थे सैंधव सभ्यता से मिलते हैं, किंतु अभी तक इस चित्राक्षर लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातत्ववेताओं ने इसे पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये अक्षर लिपि नहीं बल्कि कुछ और हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राक मौर्यकालीन 4 अभिलेखों, जिसमें बड़ली, सहगौरा, पिपरहवा और महास्थान की चर्चा की है। इसमें बड़ली अभिलेख की तिथि 443 ईसा पूर्व की बताया है, जो अजमेर राजस्थान से मिला है, एवं पिपरहवा अभिलेख की तिथि 487 ईसा पूर्व के आसपास की माना है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्य काल से पूर्व भी भारत में लेखन कला प्रचलित थी। ये प्राक मौर्य काल के 4 जो अभिलेख मिलते हैं, इसके आधार पर इन्होंने माना कि भारत में लेखन कला मौर्यों से पहले भी प्रचलित थी। इसके बाद मौर्य काल से तो हमें अशोक के अभिलेखों के माध्यम से लेखन कला के पर्याप्त साक्ष्य मिलने लगते हैं। कुछ इतिहासकार अशोक के अभिलेखों में आई उस पंक्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं जिसमें उल्लिखित है कि अशोक ने अपने लेखों को पत्थर पर इसलिए उत्कीर्ण करवाया ताकि ये स्थायी बने रहें। इससे स्पष्ट है कि अशोक के पूर्व भी कुछ अभिलेख लिखे जाते थे जो स्थायी नहीं होते थे और अशोक ने इन्हें पत्थरों पर लिखवा करके एक स्थायित्व प्रदान किया। तो ये हो गई भारतीय विचारधारा की बात। अब हम विदेशी विचारधारा की चर्चा करते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि प्राचीन भारतवासियों को 600 ईसा पूर्व के पहले लेखन कला की कोई जानकारी नहीं थी। इसमें ब्यूलर, डेविड डेरेंजर और मैक्स मुलर का नाम प्रमुख है। मैक्स मुलर ने तो यहाँ तक कहा कि पाणिनि के पूर्व, अर्थात जो पाणिनि का काल है 400 ईसा पूर्व, इसके पूर्व प्राचीन भारतवासियों को लेखन कला के बारे में जानकारी नहीं थी। इनका कहना है कि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में एक श्लोक या सूक्त ऐसा नहीं है जो लेखन कला की ओर संकेत करता हो। भौगोलिक स्थिति तथा राजनीतिक एवं धार्मिक आदि संपर्कों से भारत तथा चीन एक दूसरे के अत्यंत समीप रहे। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद भी अधिकांश भारतीय उपलब्धि चीनी साहित्य में भी सुरक्षित है। चीनी विश्वकोश फावान शूलिन में उल्लिखित है कि पुरातन विश्व में केवल 3 लिपियां ही प्रचलित थी, जिसमें से एक लिपि ब्राह्मी थी जो फान अर्थात ब्रह्मा द्वारा आविष्कृत थी। ये चीनी विश्वकोश फावान शूलिन में उल्लिखित है और यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी और सभी लिपियों में सर्वोत्तम थी। वेनसांग ने भी अपने भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि लेखन कला का प्रादुर्भाव सबसे पहले भारत में हुआ। अरबी इतिहासकार अलबरूनी लिखता है कि भारतीय लेखन कला को भूल गए थे, जिसे कलयुग में व्यास ने पुनः आविष्कार किया।
सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी कर्मचारियों एवं इतिहासकारों ने यहाँ की कतिपय परंपरा एवं अनुश्रुतियों को अपने साहित्य में स्थान दिया। सिकंदर के सेनापति नियार्कस ने लिखा है कि प्राचीन भारतवासी चीथड़ों और रुई से कागज बनाना जानते थे। कागज का प्रयोग लेखन सामग्री के लिए निश्चित रूप से किया जाता रहा होगा। कार्टियस एक दूसरा यूनानी यात्री था। वह लिखता है कि भारतीय लोग वृक्ष की छाल पर लिखते थे। इसने भोजपत्र का भी उल्लेख किया है। यूनानी मेगस्थनीज के विवरण से यह जानकारी मिलती है कि सड़कों के किनारे मील के पत्थर 10-10 स्टेडिया की एक निश्चित दूरी पर लगे हुए थे, जिससे सड़क की दूरी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये दो बातें इस ओर संकेत करती हैं कि लेखन कला प्राचीन भारत में विद्यमान थी। भारतवासी इससे परिचित थे। भारतीय गणना से भी परिचित थे। दूसरा, वे अक्षरों के साथ गिनती, लिखना और पढ़ना भी जानते थे। मेगस्थनीज आगे यह भी कहता है कि भारतीय लोग जन्म कुंडली देखकर वर्ष फल बताते थे। इस प्रकार उपरोक्त इन विशेषताओं के आधार पर यह कहना बड़ा कठिन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन कला कहाँ से प्रारंभ हुई, किंतु इतना निश्चित है कि लेखन कला प्राचीन भारत में बहुत ही पहले से अर्थात वैदिक काल से ही विकसित थी। और यद्यपि अभी तक उस लिपि का निश्चित या प्रत्यक्ष स्वरूप हमें नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु अनेक साक्ष्यों के उपरांत इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि वैदिक काल में प्राचीन भारत में लिखने की कला पूर्ण रूप से विकसित थी। तो इस प्रकार से भारतीय विचारधारा और विदेशी विचारधारा हमने इस व्याख्यान में आपके समक्ष रखा, जो लेखन कला के उद्भव और उसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। थैंक यू वेरी मच।